पर है करके यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी पेरिस में स्थित है तो बिल्कुल सही है। अच्छा, पेरिस किस देश की राजधानी है, ये एक बार कमेंट में मुझे बताइए आप लोग। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो विशाख दत्त आपको बताना है। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है साथियों? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है, ये भी एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला सवाल देखिए, दोनों चीजें आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो सबसे पहले साथियों कुत्तों को पालतू बनाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, इनमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। मैं कहूंगा सामवेद की बात चल रही है, यानी कि सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इनमें से इसे क्या कहा जाता था? यानी कि मौर्य वंश के जब शासन चल रहा था तो इसको क्या कहा जाता था? ग्रांड ट्रंक रोड नहीं कहा जाता था, उस समय इसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इसलिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो हर्षचरित या मालविकाग्निमित्रम या इंडिका या याज्ञवल्क्य की स्मृति? मैं कहूंगा इंडिया पुस्तक की अगर बात करें तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध की अगर बात करते हैं साथियों, ये किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल देखिए करके, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ाई लड़ी थी। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया तराइन की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कहां पर शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है? बॉम्बे डेक्कन की बात चल रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बॉम्बे डेक्कन की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। सन 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो साथियों पता आपको, बंबई से पुणे के बीच, बंबई से ठाणे के बीच, नागपुर से पुणे या पुणे से ठाणे। क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा बॉम्बे से ठाणे आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पता साधु किसने निभाई थी? चितरंजन दास ने निभाई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन साधु कब समाप्त हुआ था? तो ये कब समाप्त हुआ था? क्या 1922 में समाप्त हुआ था? मैं कहूंगा बिल्कुल 1922 में ही समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय साधु कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। मुझे बताइए, क्या एम्स्टर्डम में नहीं, जेनेवा में नहीं साथियों, लंदन में भी नहीं, मॉन्ट्रियल में? आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में ही स्थित है। अगला देखिए कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो क्या आपका जवाब होगा? मैं कह सकता हूं वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ना साथियों, ये किससे संबंधित है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। क्या ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? मैं कहूंगा बिल्कुल अनुच्छेद 338 जो है ना, ये अनुसूचित है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको मालूम होना चाहिए मूल संविधान में कितनी, 8 अनुसूचियां थी। अच्छा, अब कितनी अनुसूचियां एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। अगला देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं? तो क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? मुझे बताइए, 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य? मैं कहूंगा 1/3 सदस्य जो है ना, ये राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति वर्ष 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखिए, राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसे होता है? तो ये अधिकार किसके पास? देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको ना तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ना उपराष्ट्रपति, ना राज्यपाल, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा भैया कौन सा कर वसूला जाता है, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। स्थायी मेलों पर लगाया गया कर वसूला जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा किसको कहते हैं? एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को कहते हैं, या ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को कहते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को कहा जाता है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन एक स्फीति है जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वस्तु का मूल्य मुद्रा का मूल्य सा तो कम हो जाता है, या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मैं कहूंगा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये आपका सही जवाब होगा। यानी कि अपस्फीति जो होती है ना, इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो सीपीआई है, ये सीपीआई क्या होता है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है साथियों, सीपीआई की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों वोल्टमीटर कहा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रही है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापी जाती है इकाई जो है ना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की, वो एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद देखिए कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है, तो पता साथियों इसको क्या कहा जाता है? कुल मिला के ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको अपरूप कहा जाता है। क्या? इसको अपर रूप कहा जाता है, यानी कि एलोट्रॉप्स इसको कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो मैं कहूंगा क्लोरीन की बात चल रही है, क्लोरीन आपका जवाब होगा, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद देखिए रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा रेडॉन गैस का हरा रंग होता है। रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियोधर्मी गैस है। रेडॉन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। रेडॉन गैस अक्रिय गैस है। तो कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पर जो तीनों लिखे हुए नीचे ये सब सही है। रेडॉन गैस का हरा रंग होता है, ये बात साथियों सही नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन दो गैसों से मिलकर बना होता है? तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन गैस और उससे कम ऑक्सीजन गैस होती है। तो ये दो गैस साथियों मुख्य रूप से होती है वायुमंडल में पृथ्वी के। उसके बाद देखिए सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है ना। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा, सेंड्रीज वेसालियस के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने ही की थी। उसके बाद देखिए भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो साथियों ये काम 1988 में किया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है साथियों, बताइए। तो ओजोन छेद की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ओजोन परत में छेद से है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, इससे है इसका मतलब ओजोन छेद। या समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये इसका तात्पर्य। आंसर आपका सी होगा। जापान में क्या साथियों, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, सर सवाल कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। ये आपदा जोखिम की कमी है ना, इस मुद्दे पर साथियों आयोजित किया गया था। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मैं कहूंगा दमा नामक रोग होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था, ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था। आंसर आपका ए होगा। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो क्या साथियों इससे क्या होता है? जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण। साथियों इससे वायु प्रदूषण होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कि ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आ सकता है। कह रहे कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों भारत ने सिंगापुर देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये कहाँ की साथियों बनी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जापान की बनी है, यानी कि जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है साथियों? साने ताकाइची चुनी गई हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है? तो क्या आपका जवाब साथियों यहाँ पर हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जारी हॉर्मोन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है आपको मालूम होना चाहिए। मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहे हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सातु सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है, बताइए। तो इसका नाम की अगर बात करते हैं साथियों, किस देश के द्वारा इसका नाम रखा गया है? श्रीलंका के द्वारा साथियों इसका नाम रखा गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किसने
आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान तो निर्मला सीतारमण के द्वारा साथियों अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगला सवाल देखेंगे अब हम लोग, कह रहे कि किसकी संस्मरणात्मक, क्या साथियों, संस्मरणात्मक पुस्तक द विल शूट यू मैडम का विमोचन हुआ है? तो ये साथियों किसकी है? ये हरिंदर बाविजा की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है साथियों, इसलिए सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो किसने साथियों शुरू की है? मैं कहूंगा महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। उसके बाद देखिए साथियों, दो सवाल और हैं, एक ये और ये साथियों, यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दो सवाल और देख लीजिए करंट अफेयर के। आपसे कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा साबर, क्या क्या लिखा हुआ है साथियों? गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो साथियों रोहतक में किया है। रोहतक आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस देश ने टाइफून मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? तो साथियों ये काम किसके द्वारा किया गया है? ये काम मैं कहूंगा चीन देश के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए ये अब साथियों रीजनिंग के सवाल आपके सामने से साथियों गुजरेंगे, तो रीजनिंग के सवालों को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट साथियों मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि अगर एक कूट भाषा में डिस्टेंट को 9 लिखा जाता है, अर्थ को 7 लिखा जाता है, तो साइकोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही देखना है कि देखिए कितने लेटर हैं। यहाँ पर 9 आया है, अगर बड़ा नंबर आता तो इनको हम प्लस करते हैं, जैसे कि D4 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 20 ऐसे करके, लेकिन अब इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आया है, लेकिन 7 से 9 हुआ है, तो अगर हम 2 जोड़ दें, 7 में 2 जोड़ दें तो हमें 9 मिल जाएगा। अगर यही लॉजिक इसमें भी लगा है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आया है, 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। देखिए यहाँ पर भी 7 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं और 12 आता है, अगर 12 ऑप्शन में है तो ये हमारा सही जवाब है। और बिल्कुल साथियों 12 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से देखिए लिखा हुआ है छात्र और साथियों क्रिकेट के प्रशंसक और टेनिस के खिलाड़ी। तो मान लेते हैं साथियों, अगर बात करते हैं, मान लीजिए साथियों हमने ये क्या बना लिया, हमने यहाँ पर साथियों ये छात्र बना लिए। अच्छा, कुछ छात्र मान लेते हैं साथियों, इतने छात्र क्या हो जाएंगे, ये क्रिकेट के प्रशंसक हो जाएंगे, और कुछ छात्र साथियों हम मान लेते हैं क्या, टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे, और कुछ टेनिस के खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक भी हैं, है ना। तो ऐसे करके आरेख बनेगा, और ऐसे करके साथियों कहाँ पर बना हुआ है ये एक बार देखकर मुझे बताइए। ये तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला में साथियों आपको देखकर बताने कि अगला नंबर क्या होगा। जैसे कि सबसे पहले साथियों 21 है, उसके बाद यहाँ पर 22 है, उसके बाद 18 है, और फिर साथियों 27 है, और फिर 11 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपको यहाँ पर साथियों बतलानी है। देखिए अगर यहाँ पर साथियों बात करें, सबसे पहले कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। अब यहाँ पर तो माइनस हुआ है साथियों, कितना 4 माइनस हुआ है, और यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, 9 बड़ा है, 9 बढ़ गया है ना। अच्छा 27 से 11 हुआ है, तो यहाँ पर कितना घटा है, मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर 16 घटा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यानी कि अब 11 में बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या नंबर बढ़ाया जाएगा, ये सवाल सबसे पहले पैदा होता है। देखिए ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। देखिए ये तो साथियों 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25 और 11 कितना होता है साथियों, 36 होता है। क्या 36 ऑप्शन में है? मैं कहूँगा बिल्कुल 36 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जो यहां पर आपको साथियों लॉजिक नजर आ रहा है, वही लॉजिक आपको बताना है किस ऑप्शन में आपको नजर आएगा साथियों। चलिए देखकर साथियों आप लोग मुझे बताने की कोशिश कीजिए। देखिए 4 11 25 6 13 28, सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें 6 13 और 28, इसमें आखिर लॉजिक लगा क्या है, रूल लगा क्या है, सबसे पहले तो साथियों ये आपको यहां पर बताना होगा। देखिए अगर हम लोग क्या करें, 6 से 13 पर जाएं तो मुझे लग रहा है कि 7 प्लस करना पड़ेगा। अब आप देखिए 7 कहां पर प्लस करना पड़ रहा है, 4 से 11 पर अगर जाते हैं 7 प्लस करना पड़ रहा है, बिल्कुल। 8 से 14 पर तो नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि आंसर नहीं होगा। 9 से 16 पर यह आंसर हो सकता है, 11 से 17 पर यह भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अब 13 से सातों 28, देखिए ये तो मुझे, अगर हम 13 में एक नंबर बढ़ा देते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 14 का डबल ही तो है। तो मैं कहूंगा अगर हम मान लीजिए इसमें एक बढ़ाएं तो 22 हो जाएगा। 22 का डबल 25 नहीं होता है। 16 में अगर हम एक बढ़ा दें 17 हो जाएगा। 17 दूना 17 का डबल 34 होता है। बिल्कुल सही साथी, यानी कि हमारा और आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन साथों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको बताने कौन से ऑप्शन को साथियों हम सही माने, यानी कि भाग प्लस या साथियों गुणा माइनस कर सकते हैं, या साथियों गुणा भाग कर सकते हैं, या माइनस प्लस, यानी कि किसको हम अलग माने कि भाई भाग की जगह पर प्लस या प्लस की जगह पर भाग कर दें और फिर इसको कैलकुलेट करके तो हमारा जवाब 16 यहाँ पर आए। तो क्या लिखा हुआ है साथियों, 8 भाग 4 लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों -18 प्लस आपका 12 गुणा आपका 6, इनको कैलकुलेट करके 16 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम नीचे से चलते हैं साथियों, नीचे से सबसे पहले चलने की कोशिश करते हैं। तो माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर साथियों माइनस कर दीजिएगा, है ना। तो ये तो कितना कितना आ जाएगा साथियों, ये तो आपका फौरन 4 दूना 8 2 आ जाएगा। माइनस की जगह पर सातों प्लस हो जाएगा, 18 आ जाएगा। प्लस की जगह पर -12 × 60, 12 छंग आपका 72 हो जाएगा। क्या इसको कैलकुलेट करके 16 आ सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई आ सकता है, तो ये हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको आप ट्राई कीजिए, गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुणा। तो ये 8 भाग लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणा आ जाएगा। 4 आ गया, माइनस का माइनस आ जाएगा, प्लस का प्लस। 12 गुणा है तो भाग आ जाएगा 6। इसको कैलकुलेट करके क्या 16 आ सकता है? ट्राई करके देख लीजिए। 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा। 32 - 18 प्लस 12 भाग 6, यानी कि 2 आ जाएगा। 6 दूना 12। 32 में से 18 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा? 4 हो जाएगा। और ये आपका 14 + 2, बिल्कुल साथियों 16 बराबर 16 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। यानी कि BDF से क्या बन गया है साथियों, BDF से HIJ बन गया है, और उसके बाद MOQ बन गया, उसके बाद UVW बन गया है। यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए अगर हम साथियों बी से एच पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है, 2 से 8 6 बढ़ रहा है। एच से एम पर जाएं कितना बढ़ रहा है साथियों, है ना, 8 और 13, यानी कि 5 बढ़ रहा है। चलिए या, और इससे ये तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। एक काम करिए, इसमें ऐसा भी साथियों लग सकता है। देखिए जैसे कि अगर F से H पर जाएं, F से H पर जाने में कितना बढ़ रहा है, 6 से 8 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद J से M पर जाएं, J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ा। पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा। अब देखिए Q से U, यानी कि अब 4 बढ़ा, और अब यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा साथियों, 5 बढ़ जाएगा। यानी कि W और 5 कितना होता है, W में 5 जोड़ोगे तो B आ जाएगा। तो B यहाँ पर कुल मिला के आना चाहिए। अब देखिए B सिर्फ और सिर्फ हमें जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है, तो यही क्या होगा, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने की 4 संख्याएं दी गई, जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक अलग है, भिन्न है। वही अलग वाली का आपको साथियों चयन करना है। तो 7 3 2 5 4 3 6 5 1 4 5 2, इसमें से सबसे अलग आपको कौन सा नंबर लग रहा है? देखिए अगर इन सबको हम जोड़ें, जैसे कि 2 3 5 और 7 12 हो जाएगा। 3 4 7 और 5 12 हो जाएगा। 1 5 6 और 6 12 हो जाएगा। 2 5 7 7 और ये तो 11 होगा। तो आप तो जानते हैं कि सबसे अलग इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भवन का संबंध जब ईंट से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो ईंटों से मिलाकर भवन बनता है, कपड़ा जो बनता है वो धागों को मिलाकर बनता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों कहने कि कुछ आम फल हैं, तो मान लेते हैं साथियों क्या, अगर बात करते हैं ये आपके आम हो गए, क्या अगर बात करते हैं ये साथियों क्या हो गए, ये आम हो गए। और कुछ आम फल हैं, मैं कह सकता हूं साथियों इतने आम मान लीजिए फल हो गए, कुछ आम फल हो गए। अगले स्टेप की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, कहने के सभी फल मीठे, यानी कि जितने भी फल साथियों फल हैं ये सारे के सारे मीठे फल हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कहने के कुछ मीठे आम हैं, तो कुछ मीठे आम, बिल्कुल साथियों कुछ मीठे आम है, यानी कि इतने मीठे आम हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी मीठे पदार्थ फल हैं, देखिए सभी मीठे फल नहीं है, देखिए इतने मीठे फल कहाँ हैं। अगर ये होता कुछ मीठे फल हैं तो सही कर देते, लेकिन अब ये गलत है। कुछ आम ना तो फल हैं और ना ही मीठे हैं, कुछ आम ना तो फल हैं, बिल्कुल इतने ये जो आम है ना ये फल हैं और ना मीठे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा सही है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ऐसा पहला तीसरा सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सवेरा संध्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह उद्घाटन का संबंध निष्कर्ष से है, समागम से है, आमंत्रण से है, विदाई से है। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये विपरीत है। सवेरे का विपरीत संध्या होता है और उद्घाटन का विपरीत कहीं ना कहीं विदाई ही होता है, तो इसलिए सही जवाब आपका
डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपकी, तो आपसे कह रहे हैं कि वी एक्स वाई जेड ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं साथियों, ताश खेलेंगे तो कुछ इस प्रकार की टेबल होगी इनके पास, उस पर साथियों ताश खेलेंगे, ठीक है। उसकी अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो कह रहे हैं कि एक्स वाई के बाईं ओर है, ठीक है, और वी जेड के दाईं ओर है। तो एक काम करिए साथियों, क्या कह रहे कि अगर पश्चिम की ओर, यानी कि एक्स जो है ना पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, एक्स से पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, देखिए पश्चिम किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि एक्स का मुंह इस तरफ होना चाहिए, तो साथ तो एक्स को हम यहां पर बैठा देंगे, है ना, इसका मुंह पश्चिम की तरफ है। अब इसको देखिए कह रहे कि एक्स जो है ना ये वाई के बाईं ओर बैठा है, तो जब वाई को यहां पर बैठाला जाएगा तभी तो वाई के बाईं ओर हो पाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जेड के दाईं ओर वी है, तो जेड के दाईं ओर वी है, जेड को यहां पर बैठा लेंगे तभी तो जेड का दायां वी यहां पर बैठ पाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि तो किस दिशा में मुंह करके बैठा है, कौन किस दिशा में साथियों मुंह करके बैठा है, पूछा जा रहा है वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है। तो वी की अगर बात करें, वी का मुंह उत्तर तरफ है, उत्तर तरफ है, तो उत्तर आपके सवाल का आंसर। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, करके उस आकृति का चयन करिए जिसमें एक से चिन्हित रिक्त स्थान पर रखे जाने पर चित्र का पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको एक बड़ा सा वर्गाकार एक शेप दिख रही होगी, है ना। अब इसके 4 टुकड़े करें तो पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा आपका ये, चौथा ये, तो तीसरा यानी कि यहां पर कौन सी आकृति आएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली आएगी, बी वाली आएगी, सी वाली आएगी या साथियों डी वाली आएगी। देखिए ये तो बात तय है कि जैसे कि यहां पर जो ट्रायंगल है ना, और नोक किधर है साथियों, बाहर की तरफ है ना। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, नोक बाहर की तरफ है, यहाँ तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ही आ जाएगा जिसकी नोक बाहर की तरफ होगी। तो देखिए इन सभी की नोक साथियों बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, है ना। अब अगर उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये क्या है, ये ऐसे करके बना है ना, ये ऐसे करके बना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें कौन कौन सी आकृति, देखिए ये तो मुझे नहीं लग रही है साथियों ये हो सकती है ना। तो यहां पर साथियों जो आकृति आपकी आएगी वो कौन सी आएगी, वो आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली आएगी। मैच कर लीजिए, किसी किसी ना किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी लग रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाले में नहीं लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक कामगर के रूप में बी से 2 गुना अच्छा और एक साथ, अच्छा क्या लिखा हुआ है, मतलब ए एक कामगर के रूप में बी से 2 गुना काम करता है, ऐसे साथियों यहाँ पर लिखना चाहिए, 2 गुना अच्छा है, अच्छा ये लिखा जा रहा है। तो अगर ए और बी की अगर हम बात करते हैं, इनकी क्षमता की बात करते हैं, कह रहे कि ए कामगर के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है, यानी कि अगर ये 2 काम कर लेता है तो बी एक ही काम कर पाता है, इस लाइन का ये मतलब है। यानी कि एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं, ए अकेले कितने दिन में काम पूरा कर पाएगा। तो टोटल काम निकालिए, टोटल काम कितना है। देखिए मान लेते हैं ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। अगर दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ये 3 काम 20 दिनों तक होता है, तो एक काम वो कंप्लीट कर लेते हैं। कितना काम है, 20 या 60, यानी कि टोटल काम कितना है साथियों, 60 काम है 20 दिनों में, क्योंकि वो काम कर लेते हैं। तो ए की अगर बात करें डेली एक काम कर रहा है, टोटल काम 60 है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, मैं कहूंगा इसको तो साथियों 60 दिन का समय लगेगा। तो 60 दिन आपके सवाल का, 60 दिन तो है नहीं क्या पूछा गया है, अच्छा ए का पूछा गया, मैंने बी का निकाल दिया। तो देखिए इसको कितने लगेंगे, इसको अगर बात करिए एक दिन में 2 काम करता है, तो मैं कहूंगा इसको 30 दिन लगेंगे, यानी कि ए को साथियों 30 दिन लगेंगे, बी को 60 दिन लगेंगे। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से सातों विभाजित हो जाए, यानी कि किस ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, किस में हम 8 जोड़ दें कि वो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप निकाल लीजिए साथियों 4, 5, 6 और 7 का क्या निकाल लीजिए साथियों, इनका एलसीएम साथियों आप लोग निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर कट करें 2 दूना 4, 5 को 5 लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये 2 कट हो जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे 3 कट हो जाएगा, 5 से कट करेंगे ये 5 और फिर ये 7। तो कुल मिला के इसको आपको गुणा कर लेना है। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35 यहाँ 105 हो जाएगा, 105 2 दूना 4, यानी कि 4 से 7 सॉरी 105 की गुणा किससे करा लीजिए, 4 से करा लीजिए, है ना। 100
5 की गुणा साथियों किससे करा लीजिए, 4 से, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 420 आपका साथियों यहाँ पर क्या होगा, 420 आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इतनी बात साथियों क्लियर है। 420 आपका यहाँ पर क्या आ गया है, 420 आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया है। तो अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, 420 एक ऐसा नंबर है कि जो 4, 5, 6, 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें वो नंबर आपसे पूछा जा रहा है जिसमें 8 जोड़ें तब ये 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो, तो इसमें से 8 घटा लीजिए एलसीएम में से, कितना आएगा साथियों, 412 आएगा। यानी कि 412 एक ऐसा नंबर है जिसमें जब आप 8 जोड़ोगे तो वो संख्या 4, 5, 6, 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो 412 जाएगा, और 412 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रही है उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे टी का मान पूछा जा रहा है। दर की अगर बात करें 8% है, ठीक है कोई बात नहीं है। कह रही है जिनमें 8 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 2 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर मान लेते हैं राशि x है तो वो कितनी हो जाएगी साथियों, वो 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। अच्छा अगर ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, मिश्रधन मूलधन होता है तो साधारण ब्याज साथियों हम ज्ञात कर लेते हैं, 2x माइनस x कितना, x है। तो कुल मिला के ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। आपको सूत्र पता है, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। ये साधारण ब्याज है जो ये x निकला है, ये आपका x हो जाएगा। P की अगर बात करें ये भी x है, R की अगर बात करें 8 है, T ही तो आपसे पूछा जा रहा है, बटे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस x से ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा बराबर आपका T। इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, 2 से कट करोगे 4 आ जाएगा और ऊपर 50 आ जाएगा, फिर कट करोगे 2 से 25 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 12.5 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कच्छा कपड़ा, अच्छा कच्छे का कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा था। जब धोया गया तो इसकी लंबाई 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम होगी, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए आपको कभी भी दो चीज़ें दी जाएं कि कोई भी चीज़ है उसमें पहले कमी आती है इतने प्रतिशत की या बढ़ोतरी होती है इतने प्रतिशत की, फिर से कह दे फिर से क्या होता है, इतने की कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, तो इसमें सिर्फ एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा एक सूत्र सा, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, इसका सातों किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो पहला होता है वो x होता है, दूसरा होता है y होता है, समझ गए सातों। लेकिन इसमें क्या है, लंबाई में कमी आ रही है, तो जो कमी अगर आएगी तो फिर वो माइनस का लिखेंगे, जिसके 25 की कमी आई है तो 25, फिर 14 की भी कमी आई है सातों माइनस 14 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, लेकिन जो 14 रहेगा ना वो सॉरी जो 25 रहेगा वो माइनस का रहेगा, और गुणा करके जो 14 रहेगा वो भी माइनस का रहेगा, बटे 100 होगा। क्या साथू, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अब साथू ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन जो आएगा वो माइनस का होगा। 4 और 5 9 होगा, और आपका 3 39 आ गया, जो कि माइनस का है। ठीक है, प्लस आ गया। 25 से कट करते हैं साथ, तो 4 आ जाएगा, 7 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के अगर बात करें 3.5 लिख लें साथियों, क्योंकि 7/2 को कैलकुलेट करोगे 3.5 आएगा। ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा साथियों, माइनस होगा। 39 में से 3.5 साथियों जाना है, 35.5 बचेंगे, तो 35.5 की कमी आती है, 35.5% की कमी आएगी, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें इस ब्रैकेट वाले को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी गुणा 0.4 से कराएंगे, तो 5.1 में से 3.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी कि 1.3 यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले इसकी गुणा 0.4 से आप कराएं, कितना आएगा, 13 चौक 52 होता है, तो मैं कहूँगा 0.52 आ जाएगा, यानी कि 0.52 आ जाएगा। अब साथियों क्या आप करेंगे, अब देखिए ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, 7.8 में से आप इसको घटा लीजिए, तो 7.8 में से आपको क्या घटाना है, 0.52 घटाना है। ठीक है, घटा लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 आ गया। और अब अगर बात करते हैं साथियों ये 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7, यानी कि 7.28 यहाँ पर आ चुका है, 7.28 ये आ गया, प्लस अब इसकी गुणा आप कर लीजिए, है ना। इसकी अगर गुणा कराएं साथियों, तो इसकी गुणा कैसे कराएं, देखिए साथियों 93 की गुणा 15 से करा लीजिए, जो नंबर है 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 5 नहीं आपका 15 हो गया, 5 नहीं 45, और एक आपका 46 हो गया, नीचे आपका पूरा 93 आ जाएगा। 5 आ गया, 9 आ गया, ये आपका 13 आ गया, यानी कि 13.95 आ गया। तो दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 13.95 को 7.8 से जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, अगर बात करते 13 आ गया, और ये आपका 10 11 12 आ गया,
है ना, और ये आपका 11 आ गया, यानी कि 21.23 आ रहा है। और 21.23 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ये सवाल सातों आपके लिए अंतिम है। इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी को ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का अनुपात 3:5 है, और इन तीनों में 3800 रुपये बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। तो बी को कितने रुपए मिलते हैं मुझे बताइए। बी का भी पूछ सकते हैं, ए को कितने रुपए मिले वो भी पूछ सकते हैं, सी को कितने रुपए मिले वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि तीनों का अनुपात, यानी कि तीनों को किस अनुपात में पैसे मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 1:2 ए और बी, और उसके नीचे लिख लेंगे बी और सी। क्या 3:5? इससे आप पता लगा सकते हैं A/B/C। कैसे साथी? ऐसे 1 की गुणा 3 से करिए, 3 एकम 3 तो ये A आ गया, 3 गुणा 2 से करिए 6 आ गया, ये B हो गया, 2 की गुणा 5 से करिए 5 गुना 10, ये आपका C आ गया। तो ये आपको पता चला। अच्छा, टोटल धनराशि कितनी है? 3800 है ना। टोटल धनराशि साथियों कितनी है? 3800 है। और पूछी बी की जा रही है, बी की तो 6 है। टोटल नीचे लिखेंगे साथियों, कितना हो जाएगा? 19। 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 19 दूना 38 आ गया। 6 की 200 से गुणा करेंगे साथियों 1200 आ जाएगा, यानी कि बी का हिस्सा कितना है? 1200 है। तो 1200 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक